हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल है यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स। आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं, जिसमें 50 डेज में 50 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज। इसका मतलब कुल मिला के 50 वीडियो में 5000 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, हर रोज रात 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज हमारा डे 26 है। हमने लास्ट 25 डेज में 25 वीडियोस अपलोड कर दिए और आधा तकरीबन 2500 एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियोस देखे नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप उसे देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस मॉक टेस्ट पार्ट 26। दोस्तों, इंश्योरेंस हाल ही में हमारे यूजीसी एनटीए नेट में ऐड हुआ है। टॉपिक बहुत छोटा है जो सिलेबस में ऐड हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। हमने 500 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। अगले 5 वीडियोस में आपको पूरे इंश्योरेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। इतने क्वेश्चंस शायद ही इंटरनेट में किसी यूट्यूबर ने डाले हों। तो आज जो हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो 2501 से 2600 तक होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी कंसिडर करते हैं, वो इन चारों में से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन बर्गलरी इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ना सब्रोगेशन होता है ना इंडेमनिफिकेशन होता है। आई रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस में ना सब्रोगेशन होता है ना इंडेमनिफिकेशन होता है। अगर आपको सब्रोगेशन और इंडेमनिफिकेशन की जानकारी नहीं है तो मैं अपने इंश्योरेंस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ ही साथ ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको एक एक चैप्टर डिटेल में विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है हमारा, When was the general insurance business nationalized? सवाल पूछा जा रहा है कि किस साल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1956, तीसरा ऑप्शन 1964 और चौथा ऑप्शन 1960। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1972। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कहीं कहीं आपको 71 मिलेगा, कहीं कहीं 73 मिलेगा। तो जहां 73 है और कुछ नहीं है तो 73 आप मार्क करेंगे, जहां 71 है और 56, 64, 60 है तो 71 मार्क कीजिएगा। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है इट इज 1972। अगर आपके ऑप्शंस में 1972 है तो 1972 ही आपको मार्क करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कैन बी अप्लाइड टू। देखिए, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब होता है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस कैन बी अप्लाइड टू। इनमें से हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? पहला ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस भी आता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। दूसरा कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा कह रहे हैं मरीन इंश्योरेंस और चौथा कह रहे हैं फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस में मिटिगेशन ऑफ लॉस नहीं कर सकते, मतलब लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर कोई मर गया तो कहानी खत्म हो गई, वो जो लॉस हुआ उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू मिटिगेट द लॉस इन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस हमने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि नीचे जो ऑप्शन था जिसमें फायर बोला गया है, फायर और मरीन, हम दोनों में मिटिगेशन ऑफ लॉस कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में तो लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसीलिए हमने ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को भी सेलेक्ट नहीं किया। लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, मरीन इसलिए नहीं क्योंकि नीचे ऑप्शंस में फायर और मरीन दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है हमारा,
द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्स। देखिए होल लाइफ पॉलिसी, अभी जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एंडोमेंट पॉलिसी है। अब लाइफ इंश्योरेंस का जो होल लाइफ पॉलिसी होती थी वो मैच्योर तब होती थी जब इंसान मर जाता था, जब उसकी प्रॉपर डेथ हो जाती थी, तब होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर करती थी। लेकिन आज के टाइम पे जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एंडोमेंट पॉलिसी भी है। मतलब डेथ और मैच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर यू विल गेट द, जो भी आपका कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन नहीं कहेंगे, सम अश्योर्ड जो पैसा होता है ना वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब मैच्योर होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड, दूसरा ऑप्शन आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तीसरा ऑप्शन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, और चौथा ऑप्शन आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। जो होल लाइफ पॉलिसी है वो तब मिलती है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब इंसान का डेथ हो जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड, ये आपका होल लाइफ पॉलिसी नहीं है, ये एंडोमेंट पॉलिसी है। ठीक है, ऑप्शन ए एंडोमेंट पॉलिसी है, ये गलत जवाब है। तीसरा कह रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। कौन सा रिटायरमेंट? नौकरी का रिटायरमेंट, कब रिटायर हो रहे हैं, क्या एज है, कब से आपने इंश्योरेंस फिक्स किया। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत है। और लास्ट कह रहे हैं कि आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, पहले इंसान की डेथ हो गई तो। ठीक है, तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जब इंसान, और मान लीजिए होल लाइफ पॉलिसी में इंसान की डेथ ही नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में कोई पैसा नहीं मिलेगा। आई रिपीट, होल लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें होल लाइफ और एंडोमेंट पॉलिसी है, उसमें आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें कंडीशन आती है डेथ और मैच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मरने के बाद ही पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा फायर इंश्योरेंस शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो फायर इंश्योरेंस है ना, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के समय। दूसरा कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, जिस समय गुड्स का लॉस हो रहा होता है उस टाइम। तीसरा ऑप्शन नाइदर एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस नॉर एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड, और चौथा ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फायर इंश्योरेंस शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फायर इंश्योरेंस में जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जब आपके गुड्स में किसी तरीके का फायर से लॉस हो रहा हो उस टाइम भी आपका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ये एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की कंडीशन है। ठीक है, ये क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका एक प्रिंसिपल है। इन्होंने ये बोला कि जब आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर में जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात कही कि जिस मोमेंट पे उसमें आग लगा, फायर लगा, क्योंकि फायर इंश्योरेंस है, तो उस टाइम जब लॉस हो रहा होता है तब भी आपको आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको मिटिगेशन ऑफ लॉस करने की जरूरत है, तब इंश्योरर ये चीज चेक करेगा कि आपने उस लॉस को कम करने की कितनी कोशिश की। अगर आपने कोई भी कोशिश नहीं की तो आपको 1 रुपए क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा इन अ प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यूएशन ऑफ असेट इज डन। जो प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें वैल्यूएशन ऑफ असेट कब किया जाता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ इंश्योरेंस पीरियड, दूसरा ऑप्शन व्हेन द इंश्योरेंस इज डन, तीसरा ऑप्शन एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस, और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज डन, ऑप्शन बी व्हेन द इंश्योरेंस इज डन। ठीक है, जब इंश्योरेंस कराया जाता है तभी वैल्यूएशन किया जाता है एसेट का प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स द रिस्क ऑफ गुड्स लाइंग एट वेरियस प्लेसेस। किस टाइप का जो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर है वो उन गुड्स का इंश्योरेंस कराता है जहां पे गुड्स अलग अलग प्लेसेस पे पड़े हुए हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है जिसके 4-5 गोडाउन्स हैं, फैक्ट्रीज है, शॉप्स हैं, ठीक है, होलसेलर की दुकानें हैं, बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसका खुद का ये सारा का सारा है, तो उसके गुड्स जो है वो अलग अलग जगह पे पड़े हैं। तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी की जरूरत है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्री डिसाइडेड वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी,
दूसरा ऑप्शन स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन करंट इंश्योरेंस पॉलिसी और चौथा ऑप्शन एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। The insurance policy covers the risk of goods lying at various places is called average insurance policy। और ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है जिन्हें ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है कि उनकी कितनी वैल्यू के गुड्स किस जगह पे रखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा एन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस इफ। इन्होंने कहा मैरीन इंश्योरेंस जो होता है ना, समुद्र के जहाज से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट लेकर के जाते हैं, सॉरी कार्गो लेकर के जाते हैं, तो ये जो कार्गो लेकर के जा रहे हैं मरीन इंश्योरेंस में, किस टाइम इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मतलब किस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, द शिप इज ड्राउन्ड इन द सी, समुद्र में जहाज डूब गया। दूसरा, द शिप इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म, तूफान में जहाज खो गया, गुम हो गया। तीसरा ऑप्शन, द शिप इज कॉट बाय फायर, और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द शिप इज कॉट बाय फायर। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर समुद्र के बीच में जहाज में आग लग गया तो फायर इंश्योरेंस, सॉरी तो मरीन इंश्योरेंस पैसा नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इस टाइम आपको कौन पैसा देगा, इसमें आपको पहले तो फायर इंश्योरेंस वाला पैसा देगा और वहां से क्लेम पूरा नहीं होगा तो मरीन इंश्योरेंस वाला पैसा देगा। ऐसा नहीं है समुद्र की जहाज में आग नहीं लगता, चलते चलते कार में आग लग जाता है, कभी कभार बाइक्स में आग लग जाता है, तो समुद्र की जहाज में भी घटना घट सकती है, आग लग सकता है। तो जब समुद्र की जहाज में बीच समुद्र में आग लगता है तो सबसे पहले फायर इंश्योरर जो होगा वो आपको क्लेम देगा, और मान लीजिए उससे क्लेम पूरा नहीं बैठता है तब मरीन इंश्योरेंस वाला देगा। तो इस कंडीशन में यहां पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, द शिप इज कॉट बाय फायर। तो आपको मरीन इंश्योरेंस वाला क्लेम नहीं देगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, पहले आपको फायर इंश्योरेंस वाला क्लेम देगा अगर फायर इंश्योरेंस किया है तो। फायर इंश्योरेंस भी नहीं किया है तो मरीन वाला भी नहीं देगा आपको। ठीक है, पहले फायर वाला देगा, अगर क्लेम पूरा नहीं हुआ तो कौन देगा? मरीन इंश्योरेंस वाला देगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अगर सीखने को मिल रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है, लाइक और कमेंट भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा, एज पर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अ पर्सन हु प्रपोजेस फॉर इंश्योरेंस एंड इज secured against all the risk on payment of premium is called। इन्होंने बोला एज पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अ पर्सन हु प्रपोजेस फॉर इंश्योरेंस, एक इंसान जो इंश्योरेंस लेना चाहता है और इंश्योरेंस और सारे रिस्क के अगेंस्ट खुद को सिक्योर करना चाहता है इंश्योरेंस प्रीमियम देकर के, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंश्योरर, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड, तीसरा ऑप्शन एजेंट और चौथा ऑप्शन नॉमिनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योर्ड। देखिए, इंश्योर्ड इज अ पर्सन, ठीक है, हु पर्पोसेस फॉर इंश्योरेंस एंड इज सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल द रिस्क ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। इंश्योरर एक हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर्ड एक पॉलिसी होल्डर होता है जो खुद की लाइफ को मतलब खुद की लाइफ का वो अश्योरेंस इंश्योरेंस कराता है। एजेंट वो होता है जो एक हिसाब से आप ये मान सकते हो कि कंपनी मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक मिडिल मैन होता है जो कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योर्ड को या पॉलिसी होल्डर को बेचता है। नॉमिनी मर जाने के बाद जिसको कॉम्पनसेशन मिलता है उसे नॉमिनी कंसिडर करते हैं। तो ऊपर पूछे गए सही सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इंश्योर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है हमारा, विच एडवांटेज इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा एडवांटेज आप इंश्योरेंस से डिराइव नहीं कर सकते? ठीक है, एडवांटेज आपको नहीं मिलता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, दूसरा ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, तीसरा ऑप्शन, बोनस ऑन अमाउंट विच इज गिवन एज इंस्टॉलमेंट, और चौथा कह रहे नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। आप इंश्योरेंस करा करके चीजों के प्राइस को स्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंश्योरेंस करा करके सेफ्टी ऑफ रिस्क आप ले सकते हो। बोनस ऑन द अमाउंट विच इज गिवन एज इंस्टॉलमेंट, तो ये लोग लीगल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं।
इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी आप इंश्योरर को जमा करेंगे तो उस पर आपको बोनस मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि क्या एडवांटेज आप इंश्योरेंस करा करके नहीं ले सकते, वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1958, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1956 और चौथा ऑप्शन 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 सितंबर 1956। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, कंपनीज एक्ट कब आया था? 1956। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब आया था? 1956। तो ऐसे बहुत इजी है, याद हो गया आपको। कंपनीज एक्ट 1956 और उसी साल आया था आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैब्लिश हो चुका था 1956। डेट क्या थी? 1 सितंबर 1956। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट रिलेटेड टू द मरीन इंश्योरेंस? इनमें से क्या मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फ्रीट इंश्योरेंस, दूसरा है शिप इंश्योरेंस, तीसरा है फिडेलिटी इंश्योरेंस और चौथा है गुड्स इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस इज नॉट रिलेटेड टू मरीन इंश्योरेंस। देखिए, फ्रीट इंश्योरेंस होता है, अब अगर आपने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मरीन इंश्योरेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है कार्गो इंश्योरेंस, जो गुड इंश्योरेंस नीचे चौथा ऑप्शन दिया है। एक होता है शिप इंश्योरेंस, ठीक है, जिसे हल इंश्योरेंस भी कंसिडर करते हैं, और एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस, जो ऑप्शन है। लेकिन हमने फिडेलिटी इंश्योरेंस मैरीन इंश्योरेंस में नहीं पढ़ा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा, द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस इज? री इंश्योरेंस का मतलब बताइए। मैं आपको पहले समझा देता हूं मतलब क्या होता है। री इंश्योरेंस का मतलब यह होता है कि जब एक इंश्योरर अपने एक इंश्योर्ड का इंश्योरेंस किसी दूसरे इंश्योरर से करा लेता है तो उसे हम री इंश्योरर कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। यहां पे एक इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरर से अपने कस्टमर या पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरर से करा रहा है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने लाइफ इंश्योरेंस में अपना इंश्योरेंस कराया, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस मेरी पॉलिसी किसी और इंश्योरर से इंश्योरेंस करा देगा और मेरा प्रीमियम वहां जाकर के जमा कर देगा, लेकिन क्लेम लाइफ इंश्योरेंस ही मुझे देगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? और अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, एक बहुत डिटेल वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा है द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस। यहां पे भी अगर ऑप्शन सही होगा तो आप हो सकता है कि आप समझ सकें। द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस इज, पहला ऑप्शन, ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी अगेंस्ट वन रिस्क द इंश्योर्ड पर्सन गेट्स हिमसेल्फ री इंश्योर्ड। दूसरा कह रहे हैं, पर्सन गेट इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज अगेंस्ट द सेम रिस्क। तीसरा कह रहे हैं, द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स द सेम रिस्क कवर्ड पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनीज। और चौथा कह रहे हैं, एन इंश्योर्ड पर्सन गेट्स हिमसेल्फ इंश्योर्ड फॉर सिमिलर रिस्क पार्टली फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स द सेम रिस्क covered partly or completely from other insurance companies, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी? मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड मरीन इंडेमनिटीज। दूसरा कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ट्रैवल एंड टर्म पॉलिसीज। तीसरा कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सी रिस्क। और चौथा कह रहे हैं, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मिक्स्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब यह होता है, इट कवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैवल एंड टर्म पॉलिसीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ट्रैवल के साथ साथ टर्म पॉलिसीज भी इंक्लूड होती हैं। इसको समझिएगा कि जो मिक्स्ड पॉलिसी होती है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसीज एंड कवर द रिस्क ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वोएज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये है हमारा मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड इंश्योरेंस में ट्रैवल के साथ साथ, जैसे वॉयज था हमारा ट्रैवल हो गया, साथ ही साथ टाइम पॉलिसी हो गया, कवर द रिस्क ऑफ एक जो भी है स्पेसिफाइड टाइम पे। तो ये जो है ना टर्म पॉलिसी, टर्म मतलब इट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एकदम करेक्ट आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर वैल्यू इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का मतलब बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर मेच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन, अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तीसरा ऑप्शन, बोनस विच इज अर्न्ड ऑन पॉलिसी। और चौथा ऑप्शन, अमाउंट विच इज पेबल बिफोर मेच्योरिटी ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमाउंट विच इज पेबल बिफोर मेच्योरिटी पीरियड ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट डॉक्ट्राइन अ पर्सन गेटिंग द पॉलिसी हैज टू डिक्लेयर हिज करेक्ट डेट ऑफ बर्थ? किस डॉक्ट्राइन में जो इंसान अपनी पॉलिसी लेने के लिए जा रहा है ना, इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहा है, उसको अपना सही जन्म तिथि बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अटमोस्ट गुड फेथ के तहत एक इंश्योर्ड, एक पॉलिसी होल्डर, एक इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है, उसे सही जानकारी देनी है जो इंश्योरर आपसे पूछेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, 2 or more insurance covers are taken against the same risk. दूसरा, an insured person gets himself insured for similar risk partially from other insurance companies. तीसरा, a person gets insurance policy from different companies against the same risk. और चौथा, premium is not paid by the insured person. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, the principle of contribution is applicable when, option C is the correct answer for the given question, when a person get insurance policy from different companies against the same risk. इसका मतलब समझिएगा कि आपका एक फैक्ट्री है और आपने उसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए अलग अलग इंश्योरर से एक ही पर्टिकुलर रिस्क जो है, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस, वो आपने अलग अलग इंश्योरर से फायर कवर इंश्योरेंस का कवर करा लिया, ठीक है। लेकिन जब लॉस होगा ना, तो या तो आप एक ही इंश्योरर से पूरा कंपनसेशन आप क्लेम करेंगे, या तो आपको सारे इंश्योरर से क्या कराना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो ये आता है डबल इंश्योरेंस की कैटेगरी, और डबल इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंडर ही आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स इतने डिटेल में इसलिए समझा पा रहा हूं, और या हो सकता है कि इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है। रीजन इसके पीछे कि मुझे 5 साल हो गए इंश्योरेंस पढ़ाते हुए, और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे 5 साल तक इंश्योरेंस पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है हमारा, देयर शुड बी अ कॉज ऑफ फायर इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक कॉज हो सकता है फायर इंश्योरेंस के लिए। पहला ऑप्शन, अच्छा जहां पे आपको क्लेम मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे आपको एग्जैक्टली क्लेम मिलेगा, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सीडेंटल कॉज, दूसरा ऑप्शन इंसिडेंटल कॉज, तीसरा ऑप्शन नेग्लिजेंस, और चौथा प्री प्लांट। देखिए, फायर तो इन चारों में से किसी भी कंडीशन में लग सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, इंसिडेंटल का मतलब ये होता है कि हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, कुछ काम कर रहे थे, उसका रिजल्ट हुआ, आग लग गई, कुछ भी हो गया, छू हो गया, ठीक। अगला नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं देना। प्री प्लांट, जानबूझ करके आपने प्लानिंग करके आग लगा दी। तो आग तो कैसे भी लग सकता है, लेकिन आपको लिटरली क्लेम तब मिलेगा जब जो आग लगा हो वो ऑप्शन बी इंसिडेंटल हो। इंसिडेंटल का मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे थे और उस काम करने की वजह से, मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे थे और उस एक्टिविटी का नतीजा ये हुआ कि वो आग लग गया, ठीक है, हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेग्लिजेंस में नहीं मिल सकता, प्री प्लान में तो बिल्कुल नहीं जेल जाएगा इंसान जिसने जानबूझ करके प्री प्लान करके आग लगाया। एक्सीडेंटल में भी कुछ कुछ कंडीशंस में मिलता है, लेकिन बेसिकली जो क्लेम मिलता है वो है इंसिडेंटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस। दूसरा ऑप्शन, फायर इंश्योरेंस
marine contract and accidental insurance are covered in general insurance. तीसरा कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डील्स विथ ओनली लाइफ इंश्योरेंस. और चौथा कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज कवर्स द रिस्क ऑफ थ्रोट ऑफ अ सिंगर एज वेल एज द लेग्स ऑफ अ डांसर. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है नॉन लाइफ इंश्योरेंस. तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत जवाब है, क्योंकि लाइफ, इन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कवर्स इन जनरल इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है एक हिसाब से. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. बाकी नीचे दिए गए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन है हमारा फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर्स. सवाल पूछा जा रहा है कि फायर इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू अकाउंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर्स ऑप्शन सी, रेवेन्यू अकाउंट. ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सी रेवेन्यू अकाउंट फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर करती है. या अगर आपसे कोई सवाल पूछे ना कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, तो उसमें पहला आता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आता है कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये अकाउंट भी बन सकता है. चौथा है आप इनका बैलेंस शीट. ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि अ सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट is prepared for each type of business, example fire or marine etc. It records the income and expenditure of a particular business and profit and loss is transferred to profit and loss account. तो फायर इंश्योरेंस में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रेवेन्यू अकाउंट. ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन है हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी कैन बी अप्लाइड टू. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी है ना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन, वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल है. 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन ओनली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ओनली फायर इंश्योरेंस और चौथा ओनली फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस. इंडेमनिफिकेशन हम लाइफ इंश्योरेंस में कभी कर नहीं सकते, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके ज्यादातर इंश्योरेंस में हम इंडेमनिफिकेशन कर सकते हैं. तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन है हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी है वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन बर्गलरी इंश्योरेंस. बर्गलरी का मतलब होता है सेंध लगाना. ठीक, सेंध लगा के चले गए. बैंक की तहखाना नहीं बोलते, बैंक का क्या कहते हैं, ट्रेजरी. हाँ, बैंक की ट्रेजरी में सेंध लगा के चले गए. ट्रेजरी को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं आप समझ जाइएगा. द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस. अभी यही बात कर रहे थे ना, इंडेमनिफिकेशन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता और सब्रोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता. ठीक, सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. इंडेमनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन में थे आपको उसी सिचुएशन में वापस ले आए. इट्स कॉल्ड इंडेमनिटी, राइट, या इंडेमनिफिकेशन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन है हमारा द मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू इज. आपको बताना है सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन द अमाउंट विच इज इंश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन द अमाउंट इज पेड बाय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, इसे सम अश्योर्ड कहते हैं. जो दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं ना, ये सम अश्योर्ड होता है. सम अश्योर्ड इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योर्ड पर्सन. दिस इज कॉल्ड सम अश्योर्ड. पहला कह रहे हैं द अमाउंट विच इज इंश्योर्ड, दूसरा ये, तीसरा कह रहे हैं द अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म पॉलिसी और चौथा कह रहे हैं अमाउंट विच इज रिसीवेबल बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म पॉलिसी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. द मीनिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू इज अमाउंट विच इज रिसीवेबल बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म पॉलिसी. टर्म पॉलिसी के कंप्लीशन से पहले जो हमें अमाउंट रिसीव होता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है हमारा
Why valuation balance sheet is prepared by the insurance companies? वैल्यूएशन बैलेंस शीट एक इंश्योरेंस कंपनी क्यों प्रिपेयर करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. दूसरा, टू फाइंड आउट द इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस. तीसरा, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. और चौथा, द प्रिपरेशन ऑफ दिस बैलेंस शीट मस्ट अंडर द इंश्योरेंस लॉ. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इंश्योरेंस लॉ में कहा गया है कि आपको बैलेंस शीट बनाना बहुत ही अनिवार्य है. ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट बनाते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ दिस बैलेंस शीट मस्ट अंडर द इंश्योरेंस लॉ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन है हमारा, अ मशीन वैल्यूएटिंग 40,000. एक आपने मशीन खरीदी, 40,000 उसकी वैल्यू थी और उसका इंश्योरेंस कराया आपने 30,000. दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस. ये कौन सा केस है? ये अंडर इंश्योरेंस का केस है, जहां पे जितने की वैल्यू की जो प्रॉपर्टी होती है उससे कम वैल्यू का जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे हम अंडर इंश्योरेंस कहते हैं, या एवरेज इंश्योरेंस भी अंडर इंश्योरेंस को कंसिडर करते हैं. ठीक है. अ मशीन वैल्यूएटिंग 40,000 इज इंश्योर्ड फॉर 30,000. द मशीन इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और 40,000 पूरा का पूरा चला गया. ठीक है. एंड द लॉस ऑफ 40,000 इज एस्टिमेटेड. तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? ठीक है. वी हैव 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन 24,000, दूसरा ऑप्शन 30,000, तीसरा ऑप्शन 18,000 और चौथा ऑप्शन 24,000. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30,000. आपकी प्रॉपर्टी कितनी की थी? 40,000. इंश्योरेंस कितना करा है? 30,000. कितनी की प्रॉपर्टी गई? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली गई. तो जितना पूरा इंश्योरेंस करा है पूरा वैल्यू मिलेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 30,000. क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है, देर इज एन एवरेज सेंटेंस. देखिए, एक एवरेज सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है. तो एवरेज सेंटेंस इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी. एवरेज सेंटेंस का मतलब यह है कि ये अंडर इंश्योरेंस का कंडीशन है. जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर इंश्योरेंस और एवरेज इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज है. तो अगर किसी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस की बात की गई है या एवरेज सेंटेंस शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब वो अंडर इंश्योरेंस है. ठीक है. आगे इन्होंने कहा है कि अ हाउस इज इंश्योर्ड फॉर 30,000 वेयर एज द रियल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 40,000. एक हाउस की कीमत है 40,000, लेकिन उन्होंने उस हाउस का इंश्योरेंस कराया सिर्फ 30,000 रुपीज का. ड्यू टू अ फायर देयर इज अ लॉस ऑफ 24,000. हाउ मच कॉम्पनसेशन विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. उस 40,000 का घर था जिसमें 30,000 का इंश्योरेंस था. ठीक है. इंश्योरेंस कवर लिया था, अंडर इंश्योरेंस. और कहा जा, अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जितने की प्रॉपर्टी होती है ना, उसके कम वैल्यू का इंश्योरेंस लेना इज अंडर इंश्योरेंस या एवरेज इंश्योरेंस. ठीक है. इन्होंने ये बोला कि 40,000 के मकान में जिसमें 30,000 का पॉलिसी लिया गया था उसमें 24,000 का नुकसान हो गया आग लगने की वजह से. ठीक है. अब इंश्योरर कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा, यह आपसे सवाल पूछा गया है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 24,000, दूसरा ऑप्शन 30,000, तीसरा ऑप्शन 18,000 और चौथा ऑप्शन 16,000. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 18,000. अब ये कैसे हुआ जरा समझिएगा. देखिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 40,000, तो उसका कितना परसेंट इंश्योरेंस कराया था? 30,000, दैट इज 75%. ठीक है. 40,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू थी तो उसका 75% इंश्योर्ड था. 40,000 का 75% होता है 30,000. तो जितना लॉस हुआ उसका 75% आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. तो लॉस कितना हुआ? 24,000. तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 75% ऑफ 24,000, दैट इज 18,000 रुपीज. ठीक है. यहां पे देखिएगा, ये मैंने लास्ट लाइन में आपको समझाने के लिए एडअप किया है. 75% ऑफ 40,000 इज 30,000 एंड 75% ऑफ लॉस विल बी पेड is equal to 75% of 25,000, that is 18,000 rupees. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस. पहली बार, दुनिया में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में किस देश में आया? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन इन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन इन इंडिया और चौथा ऑप्शन इन जापान. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ऑप्शन बी इंग्लैंड. दुनिया में पहली बार इंश्योरेंस बिजनेस इंग्लैंड में शुरुआत हुई. ठीक है. और स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले. ठीक है.
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन है हमारा, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन। सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट का जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट इन चारों में से किस इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन ओनली लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ओनली लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट मौजूद होता है और कहीं नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सर्टेनिटी, दूसरा ऑप्शन इंडेमनिटी, तीसरा ऑप्शन सेफ्टी और चौथा ऑप्शन गारंटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज सेफ्टी। सेफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज ऑप्शन सी सेफ्टी। लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए ही है। और देखिए, इंसान का मरना इज डेफिनेट, लेकिन डेट और टाइम किसी को पता नहीं। कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि मैन इज मॉर्टल। जो चीज पैदा होती है वो एक दिन खत्म जरूर हो जाती है। हम सबको मालूम है हम सब लोग एक दिन मरेंगे, लेकिन डेट और टाइम नोबडी नोस। ठीक है, तो यहां पे कौन सी सेफ्टी की बात हो जा रही है लाइफ इंश्योरेंस में? इट इज फाइनेंशियल सेफ्टी। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज सेफ्टी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और फाइनेंशियल सेफ्टी किसकी? डिपेंडेंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन चारों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन असेट इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस। आपको मालूम है लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी नहीं होता, और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी नहीं होता। सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। इंडेमनिफिकेशन का मतलब लॉस होने से पहले जिस लेवल पे थे, लॉस होने के बाद आप सेम लेवल पे आ जाओ, दिस इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस में किसी के मरने के बाद उसकी रिकवरी तो हो ही नहीं सकती, और उसका वैल्यूएशन भी पैसे में नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में ना इंडेमनिफिकेशन होता है ना सब्रोगेशन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन हमारा, इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट एसेंशियल। इन चारों में से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैरीन इंश्योरेंस। अब मैरीन इंश्योरेंस को ध्यान से समझिएगा कि मैरीन इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ऑल्दो it is important to note that it is not essential for the insured. I repeat, it is not essential for the insured to have an insurable interest at the time of effecting the insurance. Instead, he or she should have such an interest in due course of time. मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, मरीन इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे इंश्योरेंस लेने के समय जरूरी नहीं आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ लॉस, जब लॉस ऑकर हो रहा हो, तो मिटिगेशन ऑफ लॉस करने के समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेने के टाइम जरूरी है। फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी के साथ साथ जब लॉस ऑकर हो रहा है तब भी जरूरी है। मरीन इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने के समय जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन लॉस होने के टाइम क्योंकि मिटिगेशन ऑफ लॉस आपको करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जरूरी होता है। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि किसके लिए एसेंशियल नहीं है, तो हम मान करके चलेंगे कि मरीन इंश्योरेंस के लिए एसेंशियल नहीं है। ठीक है, और ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मरीन इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड टू। जो डॉक्ट्राइन है इंश्योरेंस इंटरेस्ट का ना, इंश्योरेंस इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ओनली लाइफ इंश्योरेंस,
दूसरा ऑप्शन ओनली फायर इंश्योरेंस, तीसरा ओनली फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, और चौथा ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल ऑफ द अबव, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हर एक इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी बोलते हैं या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दोनों सही है। किसी कुछ एक आध किताब में मैंने देखा है यहाँ इंश्योरेंस इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन बेसिकली ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अब मुझे क्वेश्चन में मिल गया इंश्योरेंस इंटरेस्ट, तो मैंने आपको इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी बता दिया, लेकिन ये जनरली इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो सवाल ये पूछा गया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो हर एक इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है हमारा when the insurance policy is transferred to a third insurance party or person is called, जब किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को थर्ड इंश्योरेंस पर्सन या पार्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए थर्ड पार्टी का मतलब समझिएगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरा होता है इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर है। ठीक है, तो ये दो पार्टीज ऑलरेडी हैं। तीसरी पार्टी वो है जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इंश्योरेंस में अगर हमें कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आता है जहां पे हमें पॉलिसी को तीसरी पार्टी को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। इन्होंने बोला व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पार्टी पर्सन इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो उसे क्या बोलेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन नॉमिनेशन, दूसरा ऑप्शन ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन असाइनमेंट, चौथा ऑप्शन सरेंडर। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिसीज, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, पॉलिसी असाइन करते हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन है विच इज द मेन बेस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग। इंश्योरेंस और वेजरिंग के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तीसरा नेचर ऑफ एक्सीडेंट, और चौथा प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन बेस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग इज ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। देखिए वेजरिंग इज इलीगल, जुआ खेलना इज वेजरिंग, कैसीनो इज वेजरिंग। ठीक है, तो वेजरिंग इज इलीगल, इस वेजरिंग के लिए कोई लॉ एक्ट नहीं बना है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए लॉ बना है, एक्ट बना है। इंश्योरेंस में कंसिडरेशन का प्रेजेंस है, वेजरिंग में भी होता है। हम जुआ देने के लिए भैया कुछ पैसे लगाते तो हैं, ऑप्शन डी इसीलिए गलत है। ठीक है, नेचर ऑफ एक्सीडेंट भी नहीं होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इज द करेक्ट आंसर। रीजन ये है कि जुए में इंसान बहुत लालची हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस में इंसान उतना लालची नहीं होता, क्योंकि जुए में जितना जल्दी उसको बेनिफिट मिलता है उतना इंश्योरेंस में नहीं मिलता, और जुए में उसका लॉस हो जाता है। वेजरिंग में लॉस हो गया तो गया पूरा पैसा, इंश्योरेंस में नहीं जाता कोई भी पैसा। चाहे इंसान लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंसान का अगर डेथ होगा या मैच्योरिटी होगी उसको उसका पैसा जरूर मिलेगा। तो इट इज ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये भी होता है कि उसके मरने के बाद ये इकोनॉमिक जो पैसा है ना, धनराशि उसकी फैमिली को मिले, ताकि उसकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी इनवैलिड इफ। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है जब, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन द फैक्ट हैव नॉट बीन शोन, दूसरा द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लॉस्ट, तीसरा द पेमेंट ऑफ इंश्योर्ड मनी हैज बीन मेड, और चौथा द इंश्योर्ड पर्सन हैज डाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी वैलिड इफ द फैक्ट हैव नॉट बीन शोन। दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है उसको अगर अप्लाई नहीं किया, आपने सारे फैक्ट नहीं बताए। अटमोस्ट गुड फेथ में मटेरियल फैक्ट बताते हैं इंश्योरर को। ठीक है, तो अगर आपने ये जो कंडीशन है या क्लॉज है ना, ये अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो इंश्योरर क्लेम देने से साफ साफ मना कर सकता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में बोला गया। तो आपको क्या करना है, ये काम नहीं करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा था अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी इनवैलिड अगर कोई इंडिविजुअल फैक्ट नहीं बताता है, तो छुपा लेता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन है हमारा विच इज द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इन चारों में से इंश्योरेंस का करेक्ट प्रिंसिपल
क्या है? पहला ऑप्शन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ओनली मरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, ओनली फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा, ओनली फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में ना इंडेमनिफिकेशन होता है न सब्रोगेशन होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों में लाइफ इंश्योरेंस आया है। पहला कह रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो भैया ऑल कॉन्ट्रैक्ट में तो लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया। और आखिरी में कह रहे हैं जहां पे फायर और मरीन इंश्योरेंस, ये ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है हमारा, द अश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट इज नहीं होगा, फॉर होगा। द अश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट फॉर, आई एम सॉरी, गलत हो गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। द अश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का कभी इंश्योरेंस नहीं होता है, लाइफ का हमेशा अश्योरेंस होता है। अब सवाल पूछेंगे कि सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम की तो कंपनी है। तो भैया, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी है, कंपनी का सिर्फ नाम है। ये असली में लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का अश्योरेंस होता है। उन्होंने बस एक नाम दे दिया है। अगर मैं एक दुकान खोलूं, हलवाई की दुकान, और उस दुकान का नाम रखूं जहरीला हलवाई, तो क्या मतलब सब जहरी बांटूंगा मैं? ठीक है, वो इट्स जस्ट अ नेम, असली में ऐसा कुछ है नहीं, बस वो नाम है। नाम तो इंसान कुछ भी रख सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक नाम रखा गया था लाइफ इंश्योरेंस के लिए, बेसिकली लाइफ अश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता है, क्या होता है? लाइफ का अश्योरेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जनरली लोग लाइफ इंश्योरेंस ही बोल देते हैं क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है हमारा, इन फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जो फायर इंश्योरेंस है ना, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहां प्रेजेंट होगा? ठीक है, सवाल हमारा पहला ऑप्शन, बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तीसरा, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग इंश्योरेंस। चौथा, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, a fire insurance insurable interest must be present at both the time of insurance and at the time of loss of the subject matter. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस इज अ, ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, अ कॉमन कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉमन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं होती, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और जनरल इंश्योरेंस में हम मशीनरी की, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस तो है नहीं। तो जब भैया ऊपर के दो गलत हो गए तो तीसरा भी गलत होगा ना। तो ऑप्शन ए इज द बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले, प्लीज मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, ये जो इंसान वीडियो बनाता है ना वही समझ सकता है। और ये जो भी एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें एक भी गलती ना हो, इसलिए तो हमको तो और मेहनत पड़ती है, क्योंकि कहीं कहीं आंसर्स गलत गलत मिल जाते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग भी बहुत होते हैं। तो अगर एक भी आंसर में गलत आंसर कर दिया ना, तो हमारे वीडियोस कोई नहीं देखेगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, हम भी बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, इसलिए हमको और मेहनत लगती है, बहुत ढूंढना पड़ता है एकदम सही जवाब, ताकि ना हमारी तरफ से गलती हो, ना आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट तो बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन है हमारा, अ शॉप इज सो डैमेज्ड दैट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिपेयर्स विल एक्सीड इट्स वैल्यू आफ्टर रिपेयर्स, इट इज अ केस ऑफ। देखिए, मरीन इंश्योरेंस अगर आपने पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक शिप इस हिसाब से डैमेज हो गया कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल एक्सीड द वैल्यू, मतलब शिप की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए, मान लीजिए 1 लाख रुपए,
और वो इस हिसाब से डैमेज हुआ कि भैया आप उसको रिपेयर करना में आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, ठीक है, उसको वापस उस सिचुएशन में सही सही सलामत लाने में अब आपका और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये कौन सा केस है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्चुअल टोटल लॉस, दूसरा ऑप्शन कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, तीसरा ऑप्शन पार्शियल लॉस, चौथा पर्टिकुलर एवरेज लॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A ship is so damaged that the cost of its repairs will exceeds its value after repair. It is a case of actual total loss. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, ये होता है एक्चुअल टोटल लॉस। क्या होगा आपका एक्चुअल टोटल लॉस? ये आपका एक हिसाब से पूरा का पूरा लॉस हो गया। A ship is so damaged that the cost of its repairs will exceeds its value after repairs. It is a case of actual total loss. पूरा गवा, कुछ ना बचा, का समझे हो? क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में आपका लॉस नहीं होता लेकिन हम लॉस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे समुद्र का जहाज बीच समुद्र में फंस गया जहां चारों तरफ बर्फ है, अब वो जहाज वहां से निकल नहीं सकता। क्या जहाज को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं। जहाज के सामान को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं। तो जहाज को तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हम उसे लॉस मान लेते हैं क्योंकि अगले 6-7 महीने तक जहाज वहीं रहेगा क्योंकि बर्फ जमी हुई है, हम शिप को निकाल नहीं सकते वहां से। दिस इज कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। पार्शियल लॉस तो है नहीं भैया, पूरा का पूरा चला गवा। ठीक, पर्टिकुलर एवरेज इस टाइप के लॉसेस नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्चुअल टोटल लॉस, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड वारंटी इन अ मरीन इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा एक इंप्लाइड वारंटी है मेरीन इंश्योरेंस में? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर। देखिए समुद्र की जो यात्रा होती है ना उसको क्या बोलते हैं? एडवेंचर बोलते हैं, ठीक है। और एडवेंचर को अगर हम मतलब समझें तो इट इज रिस्की जर्नी। समुद्र की जर्नी बहुत रिस्की होती है, इवन हवाई जहाज की जर्नी बहुत रिस्की होती है। हम पहली बार बैठे रहे, बहुत डर रहे थे, कहा बताएं, बहुत हिलता डुलता है भैया, ठीक है। मतलब वहां कुछ हुआ तो फिर आप वहीं से ऊपर, नीचे लैंडिंग भी ना होगी। तो एडवेंचर का मतलब होता है रिस्की जर्नी, और समुद्र का जो वोएज होता है, समुद्र शिप की जो भी जर्नी होती है उसे हम एडवेंचर ही कंसिडर करते हैं। इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड वारंटी इन अ मरीन इंश्योरेंस। तो पहला क्या है लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर, दूसरा है गुड फेथ, तीसरा है सोशल रिस्क और चौथा है इंडेमनिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इम्प्लाइड वारंटी जो मरीन इंश्योरेंस की, दैट इज लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर। मतलब आप इलीगल सामान स्मगलिंग नहीं करेंगे, इलीगल में आपका कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंप्लाइड वारंटी में आती है ना, देखिए वारंटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, एक इंप्लाइड एक एक्सप्रेस्ड। तो इंप्लाइड वारंटी इज लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल? इनमें से कौन सा रिस्क इंश्योरेबल नहीं है? पहला ऑप्शन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा स्पेक्यूलेटिव रिस्क, तीसरा सोशल रिस्क और चौथा एक्सपोर्ट रिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेक्यूलेटिव रिस्क। भैया शेयर मार्केट में पैसा लगा है स्पेक्यूलेशन के लिए, क्या वो रिस्क इंश्योरेबल हो सकता है? नहीं। कसिनो में जुआ खेलने में आपने पैसा लगा दिया, ठीक, क्या वो रिस्क इंश्योरेबल हो सकता है? नहीं। तो ये सारे के सारे स्पेक्यूलेटिव रिस्क हैं और इनका इंश्योरेंस नहीं होता। ये सारे के सारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, ना कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है हमारा, a person got insured his goods worth rupees 10,000 for 8,000 against fire. Loss by fire to him was 9,000, he claimed. देखिए ये भी आपका अंडर इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक इंसान थे, महान महापुरुष सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने 10,000 रुपए के सामान खरीदे और उन्होंने इंश्योरेंस कराया 8,000 रुपीज का अंडर इंश्योरेंस। 10,000 की प्रॉपर्टी, 8,000 का इंश्योरेंस, तो कितने परसेंट का इंश्योरेंस कराया? 80% का। तो लॉस का कितना परसेंट मिलेगा? लॉस जितना हुआ उसका भी 80% मिलेगा। तो लॉस हुआ 9,000, 9,000 का 80% कितना होता है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ही विल गेट ऑप्शन डी 7,200 रुपीज। 8 9 से 72 होता है ना, तो 9,000 का 80% कितना हो गया? ही विल गेट 7,200 रुपीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है हमारा, where more than one fire insurance policy is taken to cover the same risk is called. जिस सिचुएशन में, जिस जगह पे एक ही रिस्क को कवर करने के लिए एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया गया, उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ब्लॉक इंश्योरेंस, अच्छा, दूसरा री इंश्योरेंस, तीसरा डबल इंश्योरेंस और चौथा एवरेज इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
सी डबल इंश्योरेंस। एक ही रिस्क को कवर करने के लिए अलग अलग इंश्योरर से आपने ढेर सारी पॉलिसीज ले ली, उसको कहते हैं डबल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइज टू लाइफ इंश्योरेंस। इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, भाई अब तक तो याद हो गया होगा आपको। दूसरा कह रहे प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जल्दी बताइए, ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई, या दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। और सब्रोगेशन भी नहीं होता, क्या नहीं होता, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो इनमें से किसका एक एसेंशियल फीचर है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और चौथा ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है ना, सब में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मरीन में इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस करवाने के टाइम जरूरी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ टेक जो लॉस ऑकर हो रहा है ना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट जिससे लॉस होता है, ठीक है, या पेरिल जिससे नुकसान हो रहा है आपको, उस टाइम तो जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू। जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, हम बता चुके हैं आपको, आपको मालूम होगा। आप देखिए, अगर आप आंसर नहीं बता रहे तो बहुत गलत बात है। आपको मालूम हो, अब तक तो याद हो गया होगा कि सब्रोगेशन का प्रिंसिपल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन डिपॉजिट इंश्योरेंस, चौथा है बर्गलरी, सेंध लगाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल, वेरी गुड मेरे दोस्त, सही जवाब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस सही जवाब है, शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है हमारा, बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक्ड स्कीम ऑफ। जो बीमा प्लस, बड़ा अच्छा खासा नाम दिया, बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक्ड, ये इनमें से किसकी स्कीम है भैया। 4 बैंक के नाम दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई लिमिटेड, दूसरा एलआईसी, तीसरा जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है जीआईसी, एचडीएफसी बैंक है भैया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसमें से किसका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक स्कीम ऑफ एलआईसी। हमको पता नहीं ये स्कीम है कि निकल ली, लेकिन भैया क्वेश्चन में तो हमको मालूम होना। देखिए ना, स्कीम्स ऐसी चीजें होती हैं जो आती जाती रहती हैं। ठीक है, स्कीम इज ऑल्सो मॉर्टल, आई है तो जाएगी। ठीक है, तो अब सवाल है, आया है, तो हम आपको बता रहे हैं कि बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक स्कीम किसका स्कीम था, एलआईसी का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट कंट्रोल्स द बिजनेस ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस के बिजनेस को कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन आईआरडीए एक्ट 1999। आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, याद कर लीजिए 1999 में आया था। ठीक है, अगला है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है आरबीआई एक्ट 1934, भैया ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, ये इंश्योरेंस बिजनेस को नहीं संभालता। आखिरी में कह रहे हैं कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट को इंश्योरेंस से क्या लेना देना भाई, और सेबी को क्या लेना देना भाई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो सिक्योरिटी से मतलब है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी थोड़ी है। तो आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कंट्रोल्स द बिजनेस ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हमारा, विच इज न्यू पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, 4 पॉलिसी का नाम दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिसी है। ठीक है, किसका, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन मार्ग बंधु, दूसरा है नद लहरी, तीसरा है क्रेडल केयर एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा,
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में, ठीक है। तीनों मतलब अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग आप पॉलिसीज ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी तो अलग अलग कैटेगरीज है, या तो आप रुपीज वाला भी ले सकते हैं, मतलब 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो बीमारी के हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं कि फलाना फलाना बीमारी का इंश्योरेंस वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की पॉलिसीज होती है, तो तीनों अलग अलग टाइप्स की पॉलिसीज है, और ये तीनों की तीनों हेल्थ इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसीज है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस parties to the contract must have disclosed and material facts known to them। सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से किस प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि जो इंश्योरेंस में पार्टीज होती है ना, इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती है, एक होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। तो पार्टीज अपने बीच में कोई भी बात छुपाए नहीं, सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। ये किस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये बात कही गई है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडेमनिटी, दूसरा ऑप्शन अटमोस्ट गुड फेथ, तीसरा ऑप्शन सब्रोगेशन, चौथा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। इंश्योरर इंश्योर्ड पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, और इंश्योर्ड इंश्योरर पे भरोसा करता है और विश्वास करता है कि दोनों एक दूसरे को सही सही मटेरियल फैक्ट बता रहे हैं। जो इंश्योरर होगा वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, और जो इंश्योर्ड होगा वो सारे के सारे डिटेल्स बताएगा, एकदम सही सही जानकारी देगा, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी पूछी गई इंश्योरर द्वारा, ठीक है। तो ये आता है अटमोस्ट गुड फेथ की कंडीशन में, ठीक है, इस प्रिंसिपल में आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन कैन इंश्योर, एक व्यक्ति, एक इंसान किसको इंश्योर कर सकता है। पहला ऑप्शन एनीबडीज प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी को, दूसरा ऑप्शन ओनली हिज ओन प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन ओनली दैट प्रॉपर्टी इन विच ही इज इंटरेस्टेड, और चौथा ओनली दैट प्रॉपर्टी इन विच ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है जिसका मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन कैन इंश्योर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली दैट प्रॉपर्टी इन विच ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है हमारा, इन मैरीन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है, जो एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने गया है, इंश्योरेंस करवाने गया है, इंश्योर्ड, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है, ठीक है, एट द टाइम when policy is taken, option A, दूसरा when the event happens, तीसरा when policy is taken as well as when event happens, और चौथा throughout the period of contract of insurance, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ए तो हो नहीं सकता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसी लेने जब जाए तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस मोमेंट पे होना है जब कोई इवेंट ऑकर होता है, ठीक है। तो जब पहला नहीं होगा तो तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ये बुक्स में गाइडलाइंस जो लिखी गई हैं उसके हिसाब से मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसका होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है व्हेन द पॉलिसी इज टेकन एज वेल एज व्हेन द इवेंट हैपेंस। तो जब पॉलिसी लिया जाता है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इवेंट ऑकर करता है तब इनका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना वो होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज प्रॉपर्टी वर्थ ₹10,000 अगेंस्ट अ फायर फॉर 8,000 ओनली। देखिए अंडर इंश्योरेंस, जिसे एवरेज इंश्योरेंस भी कंसिडर किया जाता है, उसका केस है। एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है 10,000 रुपए की और उसने इंश्योरेंस करवाया 8,000 वैल्यू का, मतलब 80% वैल्यू का उसने इंश्योरेंस कराया, प्रॉपर्टी की 80% वैल्यू का उसने इंश्योरेंस लिया।
उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ 5,000 रुपीज एंड देयर इज एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी. देखिए एवरेज क्लॉज का मतलब अंडर इंश्योरेंस क्लॉज इन द पॉलिसी ही क्लेम्स. इस क्लेम इज, तो उसका क्लेम कितना होगा? तो देखिए जितने की प्रॉपर्टी उसका 80% इंश्योर्ड कराया, तो जितना लॉस हुआ उसका आपको 80% ही कॉम्पनसेशन मिलेगा. ठीक है, जितना लॉस होगा उसका कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? उसका भी 80% मिलेगा. तो वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा ऑप्शन 8,000, तीसरा ऑप्शन 5,000 और चौथा ऑप्शन 4,000. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4,000 रुपीज. ठीक है, आप समझ गए होंगे एवरेज क्लॉज क्या होता है, ठीक है, या अंडर इंश्योरेंस क्या होता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. ठीक है, जो प्रिंसिपल है ना कॉजा प्रॉक्सिमा, उसके हिसाब से द अश्योर्ड कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरर. जो अश्योर्ड है वो किस वक्त, किस समय, किस कंडीशन पे इंश्योरर से अपना लॉस रिकवर करवा सकता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, इफ इट इज प्रॉक्सिमेटली कॉज्ड बाय एनी ऑफ द पेरिल्स इंश्योर्ड अगेंस्ट. दूसरा, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिमोट कॉज. तीसरा, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी रीजन व्हाटसोएवर. और चौथा, ऑल ऑफ दीज. देखिए तीसरा गलत है तो चौथा भी गलत हो जाएगा. अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो किसी भी रीजन से नुकसान होगा तो आप तो कॉम्पनसेशन ले नहीं सकते, इंडेमनिफिकेशन करवा नहीं सकते, इंश्योरर कभी नहीं देगा. ठीक है, मान लीजिए आपने फायर इंश्योरेंस कराया और सामान हो गया चोरी, तो क्या आपको कॉम्पनसेशन, इंडेमनिफिकेशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया. ठीक, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कॉजा प्रॉक्सिमा के हिसाब से जो अश्योर्ड है वो अपने लॉस को रिकवर करवाने के लिए जो क्लेम करेगा इंश्योरर से, वो किस सिचुएशन में करेगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिमोट कॉज. अगर वो किसी भी रिमोट कॉज द्वारा होता है तो उसे क्लेम मिलेगा. ठीक है, ऑप्शन रिमोट कॉज का मतलब फायर इंश्योरेंस बोला गया, और अगर नुकसान किसी भी रीजन से फायर से हुआ तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. चाहे आपके पड़ोसी ने आग लगा दिया हो, आपके एम्प्लॉय ने आग लगा दिया हो, वो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन रिमोट कॉज फायर था ना, तो आपको फायर से क्लेम मिलेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू. ठीक है, सब्रोगेशन कहां अप्लाई होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, सब्रोगेशन का मतलब समझिएगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहां से कहां ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? जो इंश्योर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचा है, वहां से इंश्योरर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तभी इंश्योरर आपको पैसा देगा ना, ऐसा काहे देगा. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू, पहला ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. दूसरा, फायर इंश्योरेंस ओनली. तीसरा, मैरीन इंश्योरेंस ओनली. और चौथा, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू ऑप्शन डी, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस में भी नुकसान पे आपको, जो अगर कोई मशीनें जल गई तो जो जली हुई मशीन है उसको इंश्योरर उठा के ले जाएगा. ठीक है, कोई कार है वो जल गई तो इंश्योरर कार ले जाएगा. उसके बाद तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सब्रोगेशन इसी को कहते हैं. मैरीन इंश्योरेंस में क्या हुआ कि मैरीन इंश्योरेंस में अगर मान लीजिए मॉइस्चर की वजह से कोई सामान खराब हो गया, समुद्र के रास्ते जाना है तो मॉइस्चर से अगर सामान खराब हो गया तो जो इंश्योरर है उसको ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप, और वो आपको क्या करेगा? इंडेमनीफाई. ठीक है, जो कॉम्पनसेशन देते हैं ना उसको इंडेमनिफिकेशन कहते हैं. ऑप्शन डी सही जवाब फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लाइज व्हेन. सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो किस समय अप्लाई किया जाएगा. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, देयर आर 2 और मोर इंश्योरेंस ऑन द सेम रिस्क. दूसरा, the insured does not take the necessary steps to mitigate the loss. mitigate the loss का मतलब होता है minimization of loss. अगर mitigation of loss आपने नहीं किया तो compensation भी नहीं मिलेगा. अगर loss occurrence है, मतलब आपकी बिल्डिंग है और आपने फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा, तो और अगर आग लगी तो भैया पूरा बिल्डिंग जल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो जब आग शुरू होती है तभी आप फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा करके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो या लॉस होने से पूरा रोक सकते हो. तो दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ऑफ लॉस. तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला है द इंश्योर्ड डज नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस. तीसरा कह रहे हैं द इंश्योर्ड इंश्योर्स द सेम रिस्क पार्टली विद द अदर इंश्योरर. और चौथा कह रहे हैं द प्रीमियम इज नॉट पेड बाय द इंश्योर्ड. तो देखिए ये तो गलत है,
ऑप्शन सी क्यों गलत है मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए द इंश्योर्ड इंश्योर्स, जो इंश्योर्ड है ना उसने इंश्योरेंस करवा रखा है सेम रिस्क का पार्टली विद द अदर इंश्योरर। तो जो अदर इंश्योरर से आपने पार्टली इंश्योरेंस कराया तो प्रोपोर्शनेटली पेमेंट हो जाएगा, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, बी भी गलत है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, देयर आर टू और मोर इंश्योरेंस ऑन द सेम रिस्क, तब वहां पे कंट्रीब्यूशन होगा और कंट्रीब्यूशन अलग अलग इंश्योरर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है हमारा सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी इज द अमाउंट पेबल बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन व्हेन। सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो अमाउंट है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको किस कंडीशन में देंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द पॉलिसी मैच्योर्स बाय डेथ। दूसरा, द पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड। तीसरा, द लाइफ पॉलिसी इज विदड्रॉन बिफोर इट्स मैच्योरिटी। और चौथा, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करा लीजिएगा, जब आप उसे पहले ही मतलब एक हिसाब से कैंसिल करा के अपना पैसा वापस लेने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे आपको जो पैसा मिलेगा वो उसको कहेंगे हम सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन है हमारा एवरेज क्लॉज इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज इंसर्टेड इन ऑर्डर टू चेक मेनली। जो एवरेज क्लॉज है ना, एवरेज क्लॉज का मतलब अंडर इंश्योरेंस क्लॉज, तो इसको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंसर्ट किया गया ताकि मेनली क्या चेक किया जा सके। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ओवर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन बोथ ओवर इंश्योरेंस एंड अंडर इंश्योरेंस, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर अंडर इंश्योरेंस तो यहां पे भी दिया, अंडर इंश्योरेंस तो होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए समझिएगा, एवरेज क्लॉज जो है ये बेसिकली फायर इंश्योरेंस में जो दिया जाता है, तो एवरेज क्लॉज के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि बेसिकली बिजनेसमैन के लिए जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको खुद वैल्यू नहीं मालूम, तो एवरेज क्लॉज से ये चीज पता चल जाती है कि जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है। कहीं उन्होंने ओवर इंश्योरेंस तो नहीं करवा लिया ज्यादा बोल करके, कहीं अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। तो ये क्लॉज इसीलिए डाला गया ताकि ये पता चल सके कि ओवर इंश्योरेंस का मतलब समझिएगा कि गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज है तो उन्होंने 150 तो नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ा करके तो इंश्योरेंस नहीं करा लिया। तो ये समझने के लिए एवरेज इंश्योरेंस का जो क्लॉज है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में है। बहुत सारी ऐसी मशीनरीज फैक्ट्री में होती है जो मार्केट में नहीं मिलती है, वो बड़े बड़े इंजीनियर्स जाकर के उसे बनाते हैं जिस हिसाब से जरूरत होती है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो एवरेज इंश्योरेंस का जो क्लॉज डाला गया है वहीं से वैल्यूएशन किया जाता है ताकि कहीं ओवर इंश्योरेंस तो नहीं है या अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फायर इंश्योरेंस अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन है हमारा एक्स मॉर्गेजेस सर्टेन प्रॉपर्टी विथ वाई। एक्स ने क्या किया, वाई को कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। मैं एक्स हूं, मैंने वाई को जाकर के अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ठीक है। हु हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा फिर, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओनली एक्स, दूसरा ओनली वाई, तीसरा बोथ एक्स एंड वाई, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी किसके पास है, वाई के पास है, तो मेरा तो एक हिसाब से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वाई के पास है। तो वाई को जब मुझसे, क्योंकि मैंने मॉर्गेज किया तो भैया पैसा लिया होगा ना मैंने, तो मैं जब, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा मेरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा तो मैं उसको कोई पैसा देने वाला नहीं हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वाई का होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, मैंने मॉर्गेज किया तो मालिक अभी वो बन करके बैठा है, वो बचा करके रखे। अगर उसने उसे खराब कर दिया या नुकसान पहुंच गया तो मैं तो पैसे वापस करूंगा नहीं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस सब्जेक्ट मैटर। इन चारों में से कौन सा इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे जब लॉस हो रहा होता है ना, उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना अनिवार्य है, जरूरी है, वरना पैसा नहीं मिलेगा,
ठीक है। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, ये यहां पे जब पॉलिसी लेने जाते हैं तो तभी होता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दीज भी गलत हो गया, ठीक है। अब बच गया फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। तो देखिए फायर इंश्योरेंस की बात करें तो फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने के समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और लॉस के समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैरीन इंश्योरेंस में बात लिखी गई है कि लॉस होने के टाइम ही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सवाल यही पूछा जा रहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैरीन इंश्योरेंस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन है हमारा अनलेस द मैरीन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड्स इंश्योरर इज लाइबल। ठीक है, इन्होंने बोला अनलेस द मरीन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड्स, वी हैव फोर ऑप्शन। इंश्योरर इज लाइबल इफ, ये इफ होगा, इफ अ लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर, दूसरा इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द पेरिल अगेंस्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट, तीसरा इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी लीकेज एंड ब्रेकेज, और चौथा इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय इनहेरेंट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल यही पूछा जा रहा था कि इंश्योरर तब तक आपको पैसे नहीं देगा जब तक, ऑप्शन बी, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, इंश्योरर तभी लाइबल होगा जब आपने जिस पेरिल के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, अदरवाइज ही इज नॉट लाइबल। तो इन्होंने यही सवाल पूछा है, इंश्योरर इज लाइबल इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट अनलेस द मरीन इंश्योरेंस अदरवाइज प्रोवाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है हमारा इंश्योरेंस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंश्योरेंस टेक्निक है ना, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पूलिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन कॉम्पनसेशन अदर्स, तीसरा ऑप्शन हेल्पिंग अदर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंश्योरेंस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहां पे पूलिंग की जाती है, जितने भी इंश्योर्ड होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो जो भी प्रीमियम देते हैं वो एक पूल में जाकर के इकट्ठा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक अकाउंट में जाकर के या एक पर्टिकुलर फंड में जाकर के इकट्ठा होता है। तो दिस इज पूलिंग सिस्टम। ठीक है, जितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, इंश्योर्ड हैं, उन्होंने जो भी प्रीमियम जमा किया तो ये पूलिंग हो गया, और यहीं से अगर किसी को लॉस होता है तो यहीं से पैसा निकाल करके दिया जाता है। किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई इंश्योरर अपनी जेब से 1 रुपए नहीं देता। वो कहां से पैसा देगा? ये पूलिंग किए हुए पैसे से। ठीक है, एक जगह इकट्ठा किए गए प्रीमियम के पैसे से वो कॉम्पनसेशन भरता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट व्हेन। एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होगा कब, किस सिचुएशन में होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स लॉस डज नॉट अफेक्ट हिम, दूसरा इट्स एग्जिस्टेंस बेनिफिट्स हिम, तीसरा इट्स लॉस बेनिफिट्स हिम, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस बेनिफिट्स हिम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी होगा जब वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। और आप उसका क्यों आप इंश्योरेंस कराओगे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी दुकान हो गई हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें वहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तभी इंश्योरेंस कराएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन है हमारा री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस। सवाल पूछ रहे हैं री इंश्योरेंस किसके बीच में इंश्योरेंस है? बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू कंपनीज, बिटवीन कंपनी एंड पर्सन, नन ऑफ दीज। तो री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस बिटवीन टू कंपनीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर से इंश्योरेंस कराता है अपने किसी भी एक इंश्योर्ड के लिए, तो दैट पार्टली या फुल्ली, तो इट इज इंश्योरेंस बिटवीन टू कंपनीज, री इंश्योरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन है हमारा लॉयर्स एसोसिएशन इज रिलेटेड टू।
ठीक है, इंश्योरेंस की शुरुआती दिनों में लॉयड्स एसोसिएशन बहुत बड़ी कंपनी थी और इन्होंने ही इंश्योरेंस की शुरुआत की, और जो आंसर है ना उसी फील्ड में इन्होंने इंश्योरेंस की शुरुआत की थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, लॉयड एसोसिएशन इज रिलेटेड टू मैरीन इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है कि व्हेन अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज कॉल्ड। जब कोई शिप किसी भी डेंजर के अगेंस्ट इंश्योर्ड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार्गो इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन हल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हल इंश्योरेंस। जब शिप को इंश्योर्ड किया जाता है तो उसे हल इंश्योरेंस कहते हैं। और मैरीन इंश्योरेंस के 3 पार्ट हैं, फ्रीट इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और हल इंश्योरेंस। ठीक है, तो हल इंश्योरेंस मतलब शिप इंश्योरेंस। तो सवाल यही पूछ रहे हैं, व्हेन अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, हल इंश्योरेंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है हमारा, अ पॉलिसी कवरिंग रिस्क फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर टू द पोर्ट ऑफ अराइवल इज कॉल्ड। उस पॉलिसी का नाम बताइए जहां पे पॉलिसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पूरी तरीके से कवर्ड है। मतलब अगर कोई समुद्र का जहाज केरला से जा रहा है, एक पोर्ट से जा रहा है, और वो जा रहा है, कहां जा रहा है, मान लीजिए दूसरा कौन सा, श्रीलंका जा रहा है। ठीक है, तो केरला के पोर्ट से श्रीलंका का जो पोर्ट होगा, इनके बीच में जो कवर है पूरा का पूरा, इस रिस्क, इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा वोएज पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है मिक्स्ड पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है वैल्यूड पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वोएज पॉलिसी। वोएज पॉलिसी आप जानते हैं, समुद्र की जो जर्नी होती है इसे वोएज कंसिडर करते हैं। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना इज सेमी वोएज, और घूम करके वापस जहां से शुरू किया था वहीं आ जाना इज अ कंप्लीट वोएज। ठीक है, मतलब अगर इंडिया से श्रीलंका गया तो सेमी वोएज हुआ, और घूम करके वापस इंडिया ही आ गया तो दिस इज कंप्लीट सी जर्नी, जिसे हम वोएज बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है हमारा, when the value of insurance policy is not decided at the time of taking up of a policy it is called। जब हम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं और उस समय अगर हम पॉलिसी की वैल्यू तय नहीं करते, डिसाइड नहीं करते, तो उस पॉलिसी को क्या कंसिडर करते हैं? ऐसी पॉलिसी होती है, और बेसिकली मैरीन इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसी हमें देखने को मिली है, जो भी हमने पढ़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला फायर इंश्योरेंस में भी है, बिल्कुल है, फायर इंश्योरेंस में, बेसिकली मैरीन में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मिक्स्ड पॉलिसी, दूसरा है फ्लोटिंग पॉलिसी, तीसरा है अनवैल्यूड पॉलिसी और चौथा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी का एक और नाम दिया गया है जो हमने पढ़ा है, दैट इज वैल्यूएबल पॉलिसी। एक होता है वैल्यूड पॉलिसी, एक होता है वैल्यूएबल पॉलिसी। तो वैल्यूड पॉलिसी आपने पहले ही उसकी वैल्यू तय कर ली, तो दैट इज वैल्यूड पॉलिसी। और वैल्यूएबल पॉलिसी जब लॉस होगा तो हम वैल्यू करेंगे बाद में, जिसे अनवैल्यूड पॉलिसी भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है हमारा, जनता पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जनता पॉलिसी किस साल शुरू हुई थी? ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी और किस साल शुरू हुई थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1957, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1967 और चौथा ऑप्शन 2011। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनता पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, आजादी के 10 साल बाद, ऑप्शन ए 1957। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट। चोरी किस इंश्योरेंस कवर में कवर होती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस में, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस में, तीसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस में और चौथा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कवर्स डेथ। कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी डेथ कवर करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा है जनरल इंश्योरेंस और चौथा है मैरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कवर्स रिस्क इन सी ट्रैवल। कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है रिस्क जो समुद्र सी ट्रैवल में जो किया जाता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस,
दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस और चौथा मैरीन इंश्योरेंस। तो आपको मालूम है सी ट्रैवल है तो क्या होगा, मैरीन इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस, चौथा मैरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फायर इंश्योरेंस। तो भैया फायर का रिस्क फायर इंश्योरेंस ही कवर करेगा ना। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन से इंश्योरेंस के बेनिफिशियरीज हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिविजुअल, दूसरा बिजनेस, तीसरा सोसाइटी और चौथा ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कंपनीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1922। ठीक है, भारत में कितनी कंपनियों को एस्टैब्लिश किया गया था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1922 के तहत। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन डी, मतलब 4 कंपनियों को एस्टैब्लिश किया गया था। मैं आपको नाम भी बता देता हूं, चारों कंपनीज कौन कौन सी थी। पहली कंपनी थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी थी द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी थी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथी थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये चारों कंपनी को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1922 में स्टैब्लिश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है हमारा हु कवर्स रिस्क अगेंस्ट डेथ। इन चारों में से कौन सी ऐसी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्क कवर करती है डेथ के अगेंस्ट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है GIC, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तीसरा है ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और चौथा है ESIC, इट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC कवर्स द रिस्क अगेंस्ट डेथ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन है हमारा हु कवर्स द रिस्क अगेंस्ट थेफ्ट। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो रिस्क अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी के अगेंस्ट रिस्क कवर करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन LIC, दूसरा ऑप्शन GIC, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, C इज ECGC, ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और चौथा है ESIC, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GIC कवर्स द रिस्क अगेंस्ट थेफ्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है हमारा हु कवर्स एक्सपोर्ट रिस्क। इन चारों में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो एक्सपोर्ट रिस्क को कवर करती है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन LIC, दूसरा ऑप्शन GIC, तीसरा ऑप्शन ECGC और चौथा ऑप्शन ESIC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C, ECGC, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा हु इंश्योर्स लेबरर्स गेटिंग लेस देन 1500 पर मंथ। इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर्स को का इंश्योरेंस करता है अगर कोई लेबर 1500 रुपए पर मंथ से कम कमाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन LIC, दूसरा ऑप्शन GIC, तीसरा ऑप्शन ECGC और चौथा ऑप्शन ESIC। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ESIC। ठीक है, ESIC का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन है हमारा इन हुज लाइफ अ वुमेन कैन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इनमें से किसकी लाइफ में एक वुमेन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब समझिएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हस्बैंड, दूसरा ऑप्शन सिस्टर, तीसरा ऑप्शन मदर और चौथा ऑप्शन चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हस्बैंड। ऑप्शन ए, हस्बैंड इज द करेक्ट आंसर। अ वुमेन कैन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट
इन हर हस्बैंड्स लाइफ। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 82, और क्वेश्चन है हमारा, इन हुज लाइफ कैन अ चाइल्ड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इनमें से किसकी लाइफ में एक बच्चे का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओन, दूसरा ऑप्शन पेरेंट्स, तीसरा ऑप्शन ब्रदर और चौथा ऑप्शन सिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पेरेंट्स, क्योंकि एक बच्चे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ही इज अ किड, बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसकी अर्निंग 0 है, कुछ भी नहीं कमाता है। ठीक है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहाँ है? पेरेंट्स में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन है हमारा, इन हुज लाइफ अ मैन कैन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट? किसकी लाइफ में एक मैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओन, दूसरा ऑप्शन चाइल्ड, तीसरा ऑप्शन वाइफ और चौथा ऑप्शन पेरेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ओन्स। उसकी खुद की लाइफ में खुद का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके फैमिली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो खुद की लाइफ का इंश्योरेंस कराएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन है हमारा, टू व्हाट एक्सटेंट अ सर्वेंट हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज मास्टर? किस एक्सटेंट तक एक सर्वेंट का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके मास्टर की लाइफ में होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सैलरी, दूसरा ऑप्शन जॉब, तीसरा ऑप्शन रिटायरमेंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सैलरी। बस सैलरी मिल जाए, उसके बाद मालिक को जो अपने को क्या। ठीक है, तो सैलरी मिलने से मतलब है एक सर्वेंट को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस टू अ पॉलिसी इफ सम मटेरियल फैक्ट्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड? उस पॉलिसी का क्या होगा जिस पॉलिसी में मटेरियल फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं होते? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट कंटिन्यूज, दूसरा इट इज पोस्टपोन्ड, तीसरा ऑप्शन इट इज मेड वॉइड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इट इज मेड वॉइड। ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रिंसिपल है, जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको आपने फुलफिल नहीं किया, उसको आपने ब्रेक किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 86, और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो मैक्सिमम एज है वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 55 ईयर्स, दूसरा 60 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 65 ईयर्स और चौथा 70 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 65 ईयर्स। ऑप्शन सी 65 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये एज पॉलिसीज के हिसाब से बदलती रहती है, टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। पहले ये 70 ईयर्स हुआ करता था, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एज ऑन अप्रैल 2020, तो इस हिसाब से आप गूगल भी कर सकते हो। अभी का जो प्रेजेंट एज है इट इज 65 ईयर्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एन LIC एजेंट? LIC एजेंट का मिनिमम एज क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 18 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 21 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 25 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 28 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 18 ईयर्स। और एजेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए फिलहाल। तब 18 साल का बच्चा 12th पास करता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन LIC एजेंट बनने के लिए इज 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद आप LIC एजेंट बन सकते हैं। इट इज अ गुड जॉब, रेप्यूटेड जॉब। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहते तो यू कैन गो फॉर अ पार्ट टाइम। अपने रोज के काम के साथ इसे पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन बताने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो आपका फायदा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज LIC पॉलिसी स्टार्ट्स? LIC पॉलिसी कब स्टार्ट होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिलिंग अप ऑफ फॉर्म भरने के बाद, दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन, तीसरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और चौथा एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली जाएगी किसके पास? इंश्योरर के पास। इंश्योरर ने अगर मेडिकल रिपोर्ट को अगर मतलब एक्सेप्ट कर लिया तो प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना वहीं पे प्रपोजल फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिस मोमेंट पे प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो LIC की पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑफर्ड टू पब्लिक सर्वेंट्स? इन चारों में से कौन सा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है जो पब्लिक सर्वेंट्स को ऑफर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन EDLI,
जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। दूसरा है GSL स्कीम, दैट इज गारंटी सिक्योरिटी लाइफ स्कीम। तीसरा है ग्रेचुइटी स्कीम और चौथा है ग्रुप इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन BGSL स्कीम, जिसका फुल फॉर्म वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, गारंटी सिक्योरिटी लाइफ स्कीम। ठीक है, ये ग्रुप इंश्योरेंस है जो पब्लिक सर्वेंट्स को ऑफर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज ULIP। ठीक है, यूलिप, इनमें से कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूलिप इशू करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरा ऑप्शन बैंक्स, तीसरा ऑप्शन नाबार्ड और चौथा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस कंपनीज। यूलिप जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती है, यहां पे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक हिसाब से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 91 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनी इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। इन चारों में से कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंश्योरेंस के फील्ड पे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनी इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज करने की बात की है। अब ये कब प्राइवेटाइज होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन स्टिल इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है भारत के अंदर? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन RBI, दूसरा ऑप्शन AMFI, तीसरा ऑप्शन IRDA और चौथा ऑप्शन SEBI सेबी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन CIRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर। इन चारों में से कौन सा ऐसा टर्म है जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है? कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है? पहला ऑप्शन इंडेमनिटी, दूसरा ऑप्शन कवरेज, तीसरा ऑप्शन मिसयूज अलर्ट और चौथा ऑप्शन एन्युटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मिसयूज अलर्ट, क्योंकि इंडेमनिटी एक प्रिंसिपल है, कवरेज कौन कौन सी रिस्क कवर होते हैं वो इंश्योरेंस का पार्ट है, एन्युटी पॉलिसी का नाम है, एन्युटी पॉलिसी होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी, मिसयूज अलर्ट इंश्योरेंस का टर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज गिव्स द स्लोगन पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। वाह क्या स्लोगन है। तो इनमें से कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है जो एक स्लोगन लेकर के आई है, जिसका जो स्लोगन है वो है पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा ऑप्शन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस और चौथा है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है हमारा, विथ विच ऑफ द फील्ड्स ऑफ एक्चुरियल साइंस एसोसिएटेड। एक्चुरियल साइंस जो है ना वो इनमें से किस फील्ड से एसोसिएटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन बैंकिंग, तीसरा ऑप्शन मैक्रो फाइनेंस और चौथा ऑप्शन स्पेस टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस। एक्चुरियल साइंस इज एसोसिएटेड विथ इंश्योरेंस। ठीक है, एक्चुरियल साइंस इज एसोसिएटेड विथ इंश्योरेंस, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म FSDC यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर स्टैंड्स फॉर। फाइनेंशियल सेक्टर में एक टर्म इस्तेमाल होता है जो है FSDC, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरा है फिस्कल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कन्वेंशन और चौथा है फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है FSDC स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज
कैन सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पैनलाइज एनी कंपनी इन इंडिया? इन तीनों में से किन इश्यूज पे सेबी जो है वो इंडियन कंपनीज को, मतलब इंडिया के अंदर जो कंपनीज है उनको पैनलाइज कर सकती है? पहला है वायोलेटिंग ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दूसरा है वायोलेटिंग ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, तीसरा है फॉर वायोलेटिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जो बी है ना वही सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है हमारा एक्सपैंड द टर्म सीसीईए, हमें फुल फॉर्म बताना है सीसीईए का, एज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स, जो कि इस्तेमाल होता है कहां पे? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में। ठीक है, तो सीसीईए का फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है कैबिनेट कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा ऑप्शन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरा कैबिनेट काउंसिल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, और चौथा कैबिनेट काउंसिल ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो इनमें से किसकी कस्टडी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तीसरा ऑप्शन फॉरेन बैंक्स ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन गवर्नमेंट ट्रेजरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां रखा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेरेंट कंपनी ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस? इन चारों में से कौन सी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की पेरेंट कंपनी है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन LIC, दूसरा ऑप्शन GIC, तीसरा ऑप्शन ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, GIC, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये न्यू इंडिया एश्योरेंस की पेरेंट कंपनी है। सो वी हैव कंप्लीटेड येट अनदर 25 क्वेश्चंस ऑन इंश्योरेंस। आने वाले समय में अभी आपको 500 और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।